10th का फिजिक्स तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभ हो रहा है पार्ट 1। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसको हम लोग गांव घर में या कहीं भी कहते हैं बिजली आ गई, लाइन कट गया तो बिजली चली गई, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में बिजली। तो अब इतना ही समझ लो इसका क्या उपयोग है दुनिया में। अगर बिजली को हम लोगों के जीवन से गायब कर दिया जाए यानी हटा दिया जाए तो इसके द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएं बंद हो जाएगी और कितने कष्ट होंगे। बड़ा बड़ा फैक्ट्री बिजली पर चलता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलता है, मालूम है ना। अब इलेक्ट्रिक कार भी आ चुका है, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक मतलब मोटरसाइकिल, सब कुछ अब विद्युत धारा बिजली पर आधारित सवारी गाड़ी आ गई है। खाना बनाते हैं तो हीटर जलाते हैं, बिजली से ही जलता है। बहुत गर्मी पड़ती है तो फैन चलाते हैं, पंखा अभी भी चल रहा है, बल्ब जलाते हैं। कोई भी काम जो है मतलब बिजली, समझो मानव जीवन से बिजली को हटा दिया जाए तो बहुत पीछे हम लोगों का लाइफ चला जाएगा। बिजली के आविष्कार से पहले कल्पना करो सब कैसे रहता होगा, यानी बल्ब नहीं जलाता होगा, डिबिया लालटेन लैंप ही न जलाता होगा, पंखा नहीं चलाता होगा, भयंकर गर्मी में रहता होगा, है न ऐसी बात। यानी जो भी सुख सुविधाएं बिजली पर आधारित हैं, तमाम सुख सुविधाएं नहीं मिलती तो हम लोग एक तरह से समझो प्राचीन काल के मानव होते, जब साइंस का विकास नहीं हुआ था। तो बिजली का बहुत बड़ा महत्व है। इतना ही समझो बिजली पर आधारित बहुत सारा काम, कोई भी प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, दवा से लेकर के जो भी सामान्य जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं तो बिजली से फैक्ट्री चलता है। प्रत्येक फैक्ट्री, बिजली नहीं तो एक तरह से समझो लाइफ तुमको मतलब दुखमय जीवन हो जाएगा। तो इसका सामान्य जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये बिजली यानी विद्युत धारा है क्या चीज़, किसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो लोग सुना है जल धारा का नाम। जल धारा का अर्थ क्या हुआ? जल जोर धारा। तालाब में अस्थिर जल को हम लोग जल धारा कहेंगे? नहीं कहेंगे। किसी झील में जल अस्थिर है, अस्थिर जल को जल धारा नहीं कहेंगे, बल्कि किसी नदी में या नाले में या सड़क पर ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर बहते हुए जल को, बहते हुए पानी को हम लोग जल की धारा अर्थात जल धारा कहते हैं, है ना। जल धारा, जो जल प्रवाहित हो रहा हो, बह रहा हो, उसे जल धारा कहते हैं। इसी तरह तुम्हारा ये हो गया विद्युत धारा यानी विद्युत जोड़ धारा। जिस तरह प्रवाहित जल को, बहते हुए जल को या प्रवाहित जल को, प्रवाहित जल मतलब बहता हुआ जल, तो जैसे नदी की परिभाषा क्या है? नदी उस रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते से लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। तो ऐसी लंबे रास्ता को हम लोग नदी कहते हैं जिसमें जल की धारा प्रवाहित होती रहती है लगातार, है ना ऐसी बात। तो जल को प्रवाहित होने के लिए एक माध्यम चाहिए और वह माध्यम है मान लो नदी, या टंकी भी होता है तो टंकी में पानी सप्लाई होता है ना टाउन सब में, या अब तो गांव सब में भी मोदी कर दिया है, ये पाइपलाइन है, कहीं पर टंकी बना हुआ है तो यहाँ से
टंकी का कनेक्शन है, तो देखो तो एक माध्यम से ये एक पाइप से गुजर रहा है, फिर इधर है बस्ती तो इधर ले जाओ, इस पाइप से जहाँ जहाँ कनेक्शन लेना हो। तो पानी की टंकी में ऐसी ही ना बात होती है। तो इसी तरह विद्युत धारा, विद्युत की धारा को हम लोग, यानी जैसे जल धारा, प्रवाहित जल को, बहते हुए जल को हम लोग जल धारा कहते हैं। तो ये जल हवा में नहीं बहता है, नहीं न बहता है, किसी न किसी माध्यम में। ये टंकी का पाइपलाइन है, ये नदी है, या कोई मान लो ये नाला ही है। तो जल को प्रवाहित होने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो प्रवाहित होते हुए या बहती हुई विद्युत को या बहती हुई बिजली को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। देखो ये परिभाषा नहीं है, पहले समझना है जो विद्युत धारा क्या है। तो जिस तरह जल की धारा लगातार प्रवाहित होती है, बांध दो तो प्रवाह बंद, नदी में डैम बना दो तो पानी स्टोर होने लगता है। तो इसी तरह विद्युत धारा प्रवाहित हो, किसी माध्यम से प्रवाहित हो रहे विद्युत को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। वो माध्यम कौन सा होता है? हवा में बिजली नहीं बहती है। किसी का मकान है तो रोड के बगल में यहीं पर देख लो ना, पोल गड़ा हुआ है, पोल से तार गया है। तो इसी तार, ये तार एक माध्यम हो गया जिससे विद्युत प्रवाहित हो रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब इससे कनेक्शन घर में ले लो, तार जोड़ करके, फिर एक माध्यम चाहिए तार, और घर में फिर कनेक्शन लो तो घर में भी लगाना पड़ता है ना। यहाँ से एक स्विच लिए, यहाँ एक बल्ब जला, फिर एक पंखा चलाना है। तो जिस तरह जल की धारा किसी माध्यम से प्रवाहित होती है, उसी तरह विद्युत की धारा यानी विद्युत धारा किसी माध्यम से प्रवाहित होती है, और जिस माध्यम से प्रवाहित होती है उसे हम चालक कहते हैं। समझा? चालक, कुचालक ये सब बतलाएंगे। फिलहाल विद्युत धारा चीज़ क्या है इसको समझो। तो जल धारा की तरह विद्युत धारा भी, जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं। तो विद्युत के किसी सुचालक में विद्युत के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। डिफिनीशन ये नहीं लिखाना है, लेकिन सामान्य जानकारी ले लो विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो विद्युत धारा कहीं न कहीं प्रवाहित होगी। हाथ से छू दो विद्युत के तार को, बिजली के तार को, तो करंट भले ही मार दे, लेकिन एक माध्यम मिल गया। अब जो इसको स्पर्श किया उसी के शरीर उसका माध्यम हो गया, इसी से प्रवाहित होने लगेगा। आदमी भले ही जिंदा रहे न रहे क्या। तो विद्युत धारा को समझने के लिए पहले तुम लोगों को हम केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में परमाणु की संरचना बतला दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है तो इसके लिए जानकारी जरूरी है। जस्ट रिवीजन समझो। तो लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, परमाणु, कोई भी तत्व परमाणु से बना होता है। तो परमाणु होता है कैसे? तो मान लो ये कोई परमाणु है, ठीक है। परमाणु के मध्य में ये होता है न्यूक्लियस, जिसका हिंदी होता है नाभिक, और इसके चारों ओर ऑर्बिट होता है कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। तो ये एटम यानी परमाणु की संरचना में परमाणु के ठीक बीच में मध्य में न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। केमिस्ट्री में ये सब काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं, इसलिए सिर्फ समझ लो कि बतलाया हुआ चीज़ का जस्ट रिवाइज कर रहे हो तू लोग। तो अब मान लो इसमें से क्या निकल सकता है। किसी भी परमाणु में से बतलाया है ना, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकलता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है?
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, माइनस चिन्ह ऋण आवेश को दर्शाता है। अब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज यानी धन आवेश रहता है। अब एक परमाणु में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो इसमें 10 प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अब जैसे हम लोग एक उदाहरण ले, मान लो ये सोडियम का उदाहरण लेते हैं। ये सोडियम Na होता है संकेत, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है नाभिक में। इसके बाद 12 न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का भी काम नहीं है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाकी जो भी कण होते हैं नाभिक में होते हैं। परमाणु में मूल रूप से 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण रहेंगे तो वे परमाणु कहलाएगा। जैसे हम लोग कोई मूर्ति खरीदते हैं पूजा के लिए, गणेश जी का मूर्ति खरीदेंगे, गर्दन से ऊपर का अभी बनाने वाला नहीं जोड़ा है, तो ये मूर्ति गणेश जी की मूर्ति नहीं कही जाएगी। तो मूल चीज सब हाथ पैर आँख ये सब कुछ मूर्ति में सेटिंग होता है, तब मूर्ति पूर्ण होती है। कोई भी परमाणु तब परमाणु कहा जाएगा जब उसके 3 मौलिक कण उसमें होंगे ही, चौथा कण हो न हो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु का मौलिक कण होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी परमाणु में उतना ही प्रोटॉन रहेगा। तो अब ये जो है Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, यानी 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक बिन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो पहली कक्षा में मान लो 2 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो अगर सोडियम के परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचा? 10, और प्रोटॉन तो 11 का 11 है, 11 प्रोटॉन है। तो ऐसी हालत में 10 इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज 10 प्रोटॉन के प्लस चार्ज को समाप्त करेगा, और एक प्रोटॉन मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन का एक प्लस चार्ज काम करने लगेगा और ये कहेंगे धन आवेश से आवेशित हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकलना परमाणु को आवेशित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के परमाणु से नहीं निकलेगा, मान लो ये A एक तत्व है, दूसरा तत्व B है, A से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, B को मिला, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु A में, किसी परमाणु का हम नाम रखे हैं A, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश आएगा? कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका अर्थ है एक प्रोटॉन इसमें एक्स्ट्रा है जिसका चार्ज बच रहा है। हाँ, हम परमाणु संख्या ये सब की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। मान लो ये है मार्कर, ये परमाणुओं से बना है, कणों से बना है, और अंतिम कण होता है परमाणु, जिससे छोटा कण नहीं होता है। इस मार्कर से 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल जाए, परमाणुओं की संख्या इसमें खरबों खरब होगी। तो ये सुचालक है, चालक यानी इससे, ये लोहे का कोई छड़ है मान लो, इससे 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसका अर्थ है इस पर 1 लाख प्रोटॉन जो है उसका चार्ज काम करने लगेगा, और ये धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। अब इसको हम लोग स्पर्श करेंगे तो झटका मारेगा, समझा? तो
इससे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 प्रोटॉन इस पर 10 ठो प्लस चार्ज आ जाएगा। 10 प्लस का मतलब 10 ठो प्लस चार्ज आया। ए से बी में गया 10 इलेक्ट्रॉन तो इस पर 10 ठो माइनस चार्ज आएगा। अब देखो दोनों आवेशित हो गया, इसको स्पर्श करें, इस पर ऋण आवेश से ये आवेशित हो गया और ये धन आवेश से आवेशित हो गया। इसका मतलब है दोनों आवेश से एक धन आवेश से आवेशित हो गया, दूसरा ऋण आवेश से आवेशित हो गया। तो इन दोनों को आवेशित करने में किसकी भूमिका है बोलो? इलेक्ट्रॉन की भूमिका है, प्रोटॉन की कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ए से बी में नहीं जाएगा, तब ऐसी स्थिति में न तो ए पर आवेश आएगा न बी पर आवेश आएगा, नहीं ना आएगा। तो तमाम काम किसका है? आवेशित करना इलेक्ट्रॉन का काम है। इसका अर्थ है ये आवेश से बनता है आवेशित, एक धन आवेशित हुआ, एक ऋण आवेशित हुआ, तो निकलने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी धातु है, मान लो ये लोहे का धातु है, इससे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 करोड़ प्लस चार्ज आ जाएगा और ये जबरदस्त झटका मारेगा, कहेंगे इसमें करंट है। जिसमें जाएगा वो भी झटका मारेगा, जिसमें जाएगा वो ऋण आवेश से आवेशित होगा और जिससे निकलेगा वह धन आवेश से आवेशित होगा। तो वस्तुतः विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लगातार निकलता रहता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। जैसे मान लो सोडियम का उदाहरण दिए, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला न जी। सोडियम का कोई धातु है तो परमाणु कितना छोटा होता है तुम लोग को बतलाए थे। 1 चम्मच नमक के परमाणु, नमक 1 चम्मच नमक को हम लोग सूक्ष्म कणों यानी परमाणु में बदल दे तो पृथ्वी की तमाम आबादी 1 सेकंड में 1 चम्मच नमक में से 1 परमाणु उठाएगा तो पृथ्वी की आबादी 7 अरब है लगभग। इसको 40 वर्ष लग जाएगा तमाम परमाणु को उठाने में। परमाणु कितना छोटा है। तो कोई सुचालक है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में उसमें धन आवेश आ जाएगा। यानी प्रवाह में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने को क्या कहेंगे? जैसे किसी स्कूल में छुट्टी होती है तो देखना एक कतार में विद्यार्थी निकलता जा रहा है ना ऐसी बात। तो विद्यार्थी का प्रवाह होता है। जब स्कूल ओपन होता है 10 बजे तो विद्यार्थी 10-15 मिनट तक लगातार आता ही रहता है, तो विद्यार्थी का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को, तो पानी के प्रवाह को हम लोग पानी का धारा कहते हैं। तो पानी के प्रवाह हवा में नहीं होता है, एक माध्यम नदी में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक में होता है, जिससे विद्युत धारा गुजरती है, उसको हम लोग चालक कहेंगे। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहेंगे। तो किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चालक के परमाणु के बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये सब तो बतलाए हुए थे। जैसे सोडियम के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 से लेकर के 20 तक तुम लोग को बतलाए थे ना, परमाणु संख्या के आधार पर कौन सा बाह्यतम कक्षा का किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ऐसी स्थिति में वह परमाणु 1 या 2 या तीनों इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। त्यागना चाहता है का अर्थ हुआ उससे निकलेगा, और निकलेगा तो उस पर आवेश तैयार होगा, जिससे निकलेगा उस पर धन आवेश, जिसमें जाएगा उसमें ऋण आवेश।
और इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जब ये सड़क पर मान लो बिजली का तार जा रहा है, इसको हम लोग स्पर्श करेंगे तो ये तो सेकंड में अरबों इलेक्ट्रॉन आगे की ओर विद्युत धारा के रूप में बढ़ रहा है। तो इसमें से 10-20 करोड़ इलेक्ट्रॉन छूने वाले के शरीर में घुसेगा तो उसके कोशिका पर प्रभाव, मतलब कोशिका पर प्रहार करेगा। सेल से आदमी का निर्माण होता है कोशिका से, और वह मिनट नहीं सेकंड में भी मर जाता है। तो विद्युत धारा पैदा जो होता है उसमें किसका खेल है, तो इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तो परमाणु में। तो इसका अर्थ है परमाणु का थोड़ा संरचना समझ लो जो कि बतलाए हैं। तो परमाणु का मॉडल जो होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है। तो कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होता है, तो उस वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह धन आवेश से आवेशित होगा, क्योंकि परमाणु विद्युत के दृष्टिकोण से उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ है, मान लो ये लोहे का छड़ है, सोना का छड़ है, तांबा का छड़ है, किसी भी धातु का छड़ है, तो ऐसी स्थिति में ये इसमें करंट नहीं है। सोना का इतना बड़ा छड़ ले लो, कोई अंगूठी भी पहनता है, कोई चेन पहनता है सोना का, लेकिन कभी करंट मारता है? नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? सोना धातु है, ये विद्युत के दृष्टिकोण से उदासीन है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। लोहा का टुकड़ा ले लो, लोहा भी उदासीन है, लोहा को छूने से करंट नहीं मारता है। इसका मतलब ये विद्युत के दृष्टिकोण से उदासीन है, उस पर न तो उदासीन है का अर्थ हुआ, न तो उस पर धन आवेश है न ऋण आवेश है। तो कोई भी विद्युत की दृष्टिकोण से कोई भी धातु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि किसी भी धातु के परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। अगर धातु ए है मान लो, या चलो कॉपर का एक टुकड़ा लेंगे, ये कॉपर का छड़ है, Cu, कॉपर मतलब तांबा, तो ये इसको हम लोग स्पर्श करेंगे तो ये करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि इसमें जितने भी परमाणु होंगे संख्या में, तो इसका एक ही परमाणु लेंगे। मान लो ये एक परमाणु लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगर 20 ठो इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 20 माइनस चार्ज है, और 20 ठो प्रोटॉन भी होगा तो 20 प्लस चार्ज होगा। तो 20 इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज 20 प्रोटॉन के प्लस चार्ज को समाप्त कर देगा, और विद्युत के दृष्टिकोण से ये उदासीन हो जाएगा, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अर्थात ये विद्युत के दृष्टिकोण से उदासीन है का क्या अर्थ हुआ? न तो इस पर धन आवेश से ये आवेशित है, न ऋण आवेश से आवेशित है। ये आवेशित होगा कैसे? मान लो ये कॉपर का एक परमाणु है, कॉपर का परमाणु है, ये कैसे आवेशित होगा? आवेशित होने के लिए एक और केवल एक शर्त है, या तो ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले या इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आवे। अभी संतुलन में है, उदासीन है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, एक दूसरे के चार्ज को, आवेश को समाप्त कर देता है। मान लो इसमें बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब पहले से जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें 5 ठो एक्स्ट्रा हो गया। पहले से अगर मान लो 10 ठो इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर देगा। 5 इलेक्ट्रॉन आया तो अब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की संख्या 10 ठो है, तो 10 प्रोटॉन का प्लस 15 इलेक्ट्रॉन के माइनस को, यानी इसका 10 धन आवेश इसके 10 ऋण आवेश को खत्म करेगा, 5 ऋण आवेश बच जाएगा, यानी ये ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, स्थान बदलने से
कोई भी पिंड आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करेगा वह ऋण आवेशित होगा और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह धन आवेशित होगा। यानी निष्कर्ष ये है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का अर्थ स्थान परिवर्तन से वस्तु धन आवेश से आवेशित होता है एवं ऋण आवेश से आवेशित होता है, और इसी आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। चाहे धन आवेश से आवेशित हो गया या ऋण आवेश से आवेशित हो जाए, कहेंगे यही विद्युत धारा है। यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित होता है, कौन सा आवेश? धन आवेश तो प्रवाहित नहीं होता है, प्रोटॉन तो नहीं निकलता है, निकलने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को, यानी लगातार प्रवाह में बना रहे इलेक्ट्रॉन, किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब चालक शब्द का अर्थ हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सके, उसको चालक कहेंगे। अर्थात जिससे इलेक्ट्रॉन का चलना, लगातार चलना, लगातार प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। तो ये लगातार प्रवाहित होगा किससे? तो पानी में तो लोग, पानी से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है, नहीं होता है। हवा से, हवा से भी नहीं प्रवाहित होता है। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा उस पदार्थ को हम लोग चालक कहेंगे। तो किसी चालक से, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को, सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बदले आवेश भी बोल सकते हैं। आवेश के लगातार प्रवाह को, आवेश में ऋण आवेश के लगातार प्रवाह को, ऋण आवेश का अर्थ हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पर कुछ प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले तुम लोगों का परमाणु का मॉडल कुछ हम लिख देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, ये सब की बेसिक कंसेप्ट से, ये तो बहुत तगड़ा रूप से हो चुका है, लेकिन इसमें जस्ट एक पहला पार्ट में समझो इसी का रिवीजन हुआ। ठीक है, इसमें तुम लोगों को 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तो 5 क्वेश्चन में पार्ट 1 में परमाणु की संरचना, ये सब काफ़ी डिटेल में तू लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए इसको जो बतला दिए वो भी कम नहीं है। ये परमाणु है, बीच में न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है 2n² के अनुसार। याद है ना 2n² क्या है? n कक्षा की संख्या है। तो परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व का परमाणु हो, सबकी संरचना समान होती है। अर्थात परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता रहता है। तो देखो परमाणु के बारे में इतनी बातें लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु में समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश रहता है। अब कहोगे इकाई ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो ये सब भी बतलाया हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सब कुछ पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन छोड़कर न्यूक्लियस में शेष अन्य कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण, ये सब होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु का मोटा मोटी कंसेप्ट आ गया है, जबकि इस पर टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन ये उतार लो और दूसरा लिख देते हैं, इसके बाद ये पार्ट 2 में बतलाएंगे। इसको उतारो। देखो परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, बतला दिए हैं कारण। किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होने के कारण
दोनों एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर देता है, अतः परमाणु पर कोई आवेश नहीं बच पाता है और परमाणु आवेश विहीन हो जाता है। अतः परमाणु विद्युत की दृष्टिकोण से या विद्युतः उदासीन होता है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर इसमें रहने दो, आगे वाला पार्ट में ये तीनों का रहेगा।